नमस्कार। आज की क्लास में अपन टॉपिक लेते हैं भाषा के साथ में। भाषा के साथ मिला हुआ जो टॉपिक है वो है लिपि। क्या है? लिपि। देखिए बेटा, लिपि क्या है? जब अपन कोई भी बात बोलते हैं, मुख से कोई शब्द का उच्चारण करते हैं, किसी वाक्य को अपन बोलते हैं, अपनी संवाद जब दूसरे के सामने अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लेकिन जब इन्हीं ध्वनि संकेतों को, इन्हीं शब्दों को जब संकेतों के माध्यम से लिख दिया जाता है, लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है। मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मैं लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं उन सभी बातों को जब मैं किन्हीं संकेतों के माध्यम से, किन्हीं चिन्हों के माध्यम से लिखकर आपके सामने पेश करूंगा, तो लिखने का जो माध्यम है वह माध्यम क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। कह सकते हैं कि भाषा के मौखिक स्वरूप को जिन ध्वनि संकेतों के द्वारा लिखा जाता है वह लिपि कहलाता है। वह ध्वनि संकेत क्या कहलाता है? लिपि। अर्थात भाषा के मौखिक, भाषा के मौखिक स्वरूप को, भाषा के मौखिक स्वरूप को जिन चिन्हों ऑब्लिक संकेतों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है, वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। लिपि कहलाते हैं। वे चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। यानी भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिस माध्यम से भाषा की मौखिक ध्वनियों को, मौखिक का मतलब है बेटा, जैसे अपन प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं कक्षा में और आपस में संवाद कर रहे हैं, कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन उस संवाद को, उस वाद विवाद प्रतियोगिता को यदि परीक्षा के रूप में अपन लें, तो आप जिन संकेतों के माध्यम से परीक्षा दोगे, जो आप मौखिक बोल रहे थे, उन मौखिक शब्दों को आप टंकण करोगे, वह टंकण का जो माध्यम होगा वह क्या होगा? लिपि होगा। तो क्या होगा कि भाषा की मौखिक ध्वनियों को, भाषा की मौखिक ध्वनियों को, भाषा की मौखिक ध्वनियों को जिस माध्यम या चिन्हों के द्वारा, माध्यम या चिन्हों के द्वारा लिख दिया जाता है, के द्वारा लिखकर प्रयुक्त किया जाता है,
लिखकर प्रयुक्त किया जाता है वह संकेत या वे संकेत लिपि कहलाते हैं। लिपि कहलाते हैं। आपके सामने दो परिभाषाएं लिखी हुई हैं, बहुत ही सरल भाषा में यहां पर परिभाषाएं हैं। देखिए, पहली जो परिभाषा है, इस परिभाषा में यह बताया गया है कि भाषा का जो मौखिक स्वरूप होता है, भाषा की जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, उस मौखिक अभिव्यक्ति को जिन संकेतों के द्वारा, जिन चिन्हों के द्वारा अपन लिखकर प्रकट करते हैं, वह लिखने का माध्यम ही, वह लिखना ही लिपि कहलाता है। फिर दूसरा क्या है कि मौखिक ध्वनि, यानी कोई भी जो आवाज है, कोई भी जो स्वर है, कोई भी जो शब्द है, उस शब्द को अपन जिन चिन्हों के द्वारा, जिन संकेतों के द्वारा, जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रयुक्त किया जाता है, वे चिन्ह, वे संकेत क्या कहलाते हैं बेटा? लिपि कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, क्योंकि लिपि के बिना कोई भी भाषा लिखी नहीं जाएगी। चाहे वह उर्दू हो, चाहे वह अंग्रेजी हो, चाहे वह हिंदी, संस्कृत, मराठी, तेलुगु, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, कोई सी भी भाषा चाहे क्यों नहीं हो, वे सभी भाषाएं किसी न किसी लिपि के माध्यम से लिखी जाती हैं। अर्थात प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। अब देखिए बेटा, ये लिपि कहाँ से क्या आई, अपन ये लिखना कहाँ से सीखे, ये लिपि किस प्रकार से यहाँ पर प्रकट हुई है, तो अपन चर्चा करें बेटा कि विश्व की सबसे प्राचीन लिपि, सबसे प्राचीन लिपि, विश्व की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? देखिए, पहले जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, आदि मानव का जीवन जी रहा था, तो क्या था, जब वह सभ्य नहीं था, तो वह अपने जो विचार अभिव्यक्ति थी, उनको किसी न किसी रेखा चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करता था, किसी न किसी अपनी रूपरेखा के माध्यम से अभिव्यक्त करता था। तो उस अभिव्यक्ति का जो ये संकेत था, उस संकेत को चित्र मान लिया गया। तो कह सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन जो लिपि थी, वह थी बेटा चित्रलिपि। कौन सी लिपि थी? चित्रलिपि थी। विश्व की सबसे प्राचीन जो लिपि थी, वह चित्रलिपि थी। अब अपन चर्चा करें, यह तो विश्व का हो गया, अपन यहां बात करें भारत की। भाई, भारत के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं, भारत की सबसे प्राचीन जो लिपि थी, वह यहां पर देखिए बेटा, आपको मैं दो बातें बताऊंगा। यहां पर यह है कि एक तो माना जाता है कि विश्व की प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। लेकिन आपको कहीं पर यदि खरोष्टी लिपि भी पढ़ने को मिले, कौन सी लिपि बेटा? खरोष्टी लिपि भी यदि आपको पढ़ने को मिलती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं पर आपको ब्राह्मी तो कहीं पर खरोष्टी लिपि पढ़ने को मिलेगी। देखिए, हमारे यहां पर ब्राह्मी लिपि को प्राचीन लिपि माना गया है भारत की, क्योंकि
कई लिपियों का विकास इसी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और अपनी जो ये लिपि है, अपनी भाषा की जो लिपि है, भारत के अधिकतर जो भाषाएं जिस लिपि में लिखी जाती हैं, उन लिपियों का विकास अगर माने तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसलिए इसको प्राचीन लिपि मान लिया गया है। देखिए, ये जो इसका समय था, ये 350 ईसा पूर्व से माना जाता है। फिर तीसरी चौथी शताब्दी में आते आते इसका एक विकसित रूप अपने सामने आया था। तो अपन देखते हैं कि अभी अपने चर्चा की कि भारत क्या जो भी अपनी भाषाएं हैं, यानी प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्राचीन भाषा की अपनी एक लिपि होती है। देखिए, अपन चर्चा करें तो उर्दू भाषा है। कौन सी भाषा है? उर्दू भाषा है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। अंग्रेजी है, कौन सी? अंग्रेजी। इसकी लिपि है रोमन। कौन सी है? इसकी लिपि है रोमन। और अपन बात करें पंजाबी भाषा, तो आपको पता है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि। अपन बात करें बेटा हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी। मैं यहां पर इतनी भाषाओं का नाम लिख रहा हूं, बाकी आप मान सकते हैं कि लगभग यदि मराठी, कोंकणी, नेपाली आ गई, हिंदी आ गई, तो कितनी भाषाएं इत्यादि जो भाषाएं हैं, इन सब की जो लिपि है वह है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। गुजरात में एक स्थान हुआ करता था और वहां पर निवास करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा सर्वप्रथम इस देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया और फिर उस नगर के नाम पर उसको देवनागरी कह दिया गया। चलो, ये बात की बातें हैं, ये कोई नहीं पूछता है कि इसका विकास किस प्रकार से हुआ। अब अपन चर्चा करें कि हमारी जो ये देवनागरी लिपि है, यह जो लिपि है, इसको किस प्रकार से, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? प्रश्न आता है कक्षा 12 में, एक बार सीधा प्रश्न आया था कि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि का विकास कौन सी प्राचीन लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। बेटा, दोबारा यदि प्रश्न आए तो अपन को एक शब्द में उत्तर देना है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। अब अपन चर्चा करें कि देखिए, कल अपन ने जो भाषा के बारे में पढ़ा था और भाषा में किस प्रकार से क्या संवैधानिक मान्यता थी और इसे क्या अपनाया गया, किस रूप में अपनाया गया। देखिए था, संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 17 में, यहां मैं भाग लिख देता हूं, 343 भाग 17 में
हिंदी भाषा को तो राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और देवनागरी लिपि को राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा के जो गणमान्य सदस्य थे, उन्होंने अपने एक मत से हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में और देवनागरी लिपि को राजलिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। अब अपन यहां पर देखें कि क्या यह एक हिंदी भाषा की ही लिपि है? नहीं, यह हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत जो देव भाषा है, देव भाषा किसको कहेंगे? संस्कृत को। क्यों? वेदों की रचना इसमें हुई है। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वह भी इसी से हुई है। तो हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी इत्यादि भाषाओं का विकास, इत्यादि भाषाओं की लिपि देवनागरी को ही स्वीकार किया गया है। देवनागरी को ही स्वीकार किया गया है। ये भी प्रश्न आया है बेटा कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, यह भी एक प्रश्न आया है। तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये सभी भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। और इस लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। ध्यान रखना, याद करने वाली बात है कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये यहां तक की बात है। अब एक प्रश्न और बनता है। आपने जो अभी परिभाषाओं में देखा है, इनके अन्य विशेषताओं में देखा है, तो अपन यहां पर कुछ देवनागरी लिपि की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भाई यहां तक अपन पहुंच गए कि अपनी लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो अपन चलेंगे, अभी चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देखो बेटा, आप देखते हैं कि यह लिपि, देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, यह लिपि बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। बताओ, मैंने आपके सामने जो एक पंक्ति लिखी है, यह कहां से कहां की लिखी गई है? ये बाईं साइड है, ये बाईं है और ये दायां है।
तो मैंने लिखा है बाएं से दाएं, तो याद करने वाली बात है, ध्यान में रटने की कोई बात नहीं, समझने। जहां से आप लिख रहे हैं वो बायां है और जिधर जा रहे हैं वो दायां है। तो देवनागरी लिपि बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है। अब यहां पर देखिए, इस लिपि में वर्णों को जिस रूप में उच्चारित किया जाता है, वर्णों को जिस रूप में उच्चारित किया जाता है, उसी रूप में लिखा जाता है। देखिए बेटा, आप गुरुमुखी लिपि में अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी में बहुत से जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स में, उन शब्दों में ऐसे बहुत से वर्ण होते हैं, बहुत से अक्षर होते हैं जो साइलेंट रहते हैं, बोले नहीं जाते, और कई वर्ण ऐसे होते हैं, कई अक्षर ऐसे होते हैं जिनको कई प्रकार में बोला जाता है। W को वेब भी बोल दिया जाता है, तो और भी रूप में स्वीकार किया जाता है। C को S के रूप में भी अपना लेते हैं, P को SPH को S के रूप में भी अपना लेते हैं, और P के रूप में भी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी वर्णों को जिस रूप में उच्चारित किया जाता है उसी रूप में लिखा भी जाता है। तीसरी विशेषता, इस लिपि के शब्दों पर सिरोरेखा खींची होती है, या कह सकते हैं कि हर शब्द के ऊपर एक लाइन जो होती है वो लगी होती है। यदि आप शब्द के ऊपर लाइन नहीं लगाते हैं तो वह विशुद्ध शब्द नहीं है, वह अशुद्ध शब्द के रूप में माना। ऐसा विधान आप देखते हैं केवल देवनागरी लिपि में है, अन्य लिपियों में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है कि शब्दों पर सिरोरेखा खींची जाए। यहां आगे देखना है, देखिए बेटा, आपने वर्णों के बारे में पढ़ा है कि जो वर्ण जिसे उच्चारण स्थान से बोला जाता है और उस वर्ग का प्रथम वर्ण जिस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, उस वर्ग के सभी जो वर्ण हैं वे उसी स्थान से बोले जाते हैं। तो वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होता है, कै वर्ग है तो कै के कै, खे, गे, गें, गे, ये सारे कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग है तो चे, छे, जय, झे, ये सारे एक स्थान यानी कि तालु से बोले जाते हैं। टे, ठे, डे, ढेन, इनका स्थान मुर्दा होता है, तो सभी वर्ण एक स्थान से बोले जाते हैं। इसके बाद में तय वर्ग है, तो तय वर्ग के जो वर्ण हैं वे वर्ण सभी दंत से बोले जाते हैं, यानी दंते वर्ण। तो यानी कह सकते हैं बेटा कि इस लिपि में जो सभी वर्गों के जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान निश्चित होता है और वे सभी एक ही
स्थान से बोले जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि दो स्वर होते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक इस लिपि में अनुस्वार व अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है या अलग अलग रूप में लिखे जाते हैं। वर्णों का उच्चारण अलग अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सी विशेषताएं निकल कर आती हैं कि देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसका संबंध अन्य इस लिपि का संबंध अन्य लिपियों के निकट होता है। अन्य लिपियों के निकट होता है। इस लिपि का संबंध अन्य लिपियों के निकट होता है। अब यहाँ पर एक विशेषता और है कि इस लिपि में कोई भी वर्ण मूक नहीं होता है, मूक नहीं होता। यानी जो भी वर्ण लिखा जाता है उसका उच्चारण भी किया जाता है। जो भी वर्ण होता है उसका उच्चारण किया जाता है, कोई भी वर्ण साइलेंट रूप में नहीं होता है। एक आप यहां विशेषता देखेंगे कि इस लिपि में वर्ण विभाजन में भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा दूरदर्शिता रखी गई है। यानी पूर्णतः वैज्ञानिकता का प्रदर्शन किया गया है। अब देखिएगा ये 3-4 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। लिपि किसे कहते हैं? विश्व की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इस लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? हिंदी भाषा के साथ साथ और अन्य कौन कौन सी भाषाएं इस लिपि में लिखी पढ़ी जाती हैं? और इस लिपि में, देवनागरी लिपि में जो विशेषताएं हैं, क्या अन्य भाषाओं के साथ भी इसका प्रकटीकरण होता है?
तो आप देख रहे हैं कि इस भाषा की जो ये लिपि है देवनागरी, इसकी कई विशेषताएं आपके सामने हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं। अब ये तो आपके कॉमन टॉपिक थे कक्षा 11 और 12 के लिए। अभी और एनसीईआरटी के सिलेबस में अगर कॉमन टॉपिक है, कॉमन विषय वस्तु है तो उसको पढ़ेंगे, क्लास वाइज अपन कक्षा के हिसाब से कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।